हेलो दोस्तों, पॉलिटी के इस क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न को। भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ए में है निलंबन, बी है परिहार, सी है निरंतरता या डी है लघुकरण। तो आप ध्यान रखिएगा, पहला तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निरंतरता जो है इसमें शामिल नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें शामिल क्या क्या है। तो शामिल में है, देखिए क्या क्या हो जाता है। निलंबन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ भी है। फिर हो जाता है इसी में परिहार, परिहार। फिर क्या हो जाता है, लघुकरण। ये सब क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं ये सब। और फिर क्या और क्या रहता है, और कहीं पे रहेगा विराम। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तो एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि भारत का जो राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति, क्षमा दान की शक्ति, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 72 हो जाएगा। ठीक, यानी कि अपराधी को पूर्णतः सभी दंड, सजा और अयोग्यता से मुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक, ये उन पे डिपेंड करता है। वहीं अगर देखिए, समझ लीजिए निलंबन की जो बात आती है तो इसमें है कि एक अस्थायी अवधि के लिए, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख ले सकते हैं कि निलंबन में क्या होता है कि एक अस्थायी अवधि के लिए, एक अस्थायी अवधि के लिए क्या होता है, फांसी की सजा रोकने को दर्शाता है। ठीक है। वहीं अगर हम परिहार की बात करें, जो ऑप्शन नंबर बी में था, तो इसमें क्या है ना कि अगर जैसे कि 2 वर्ष का कोई कारावास या फिर दंड है, उसको कम करके 1 वर्ष तक किया जा सकता है, ये इसमें हो सकता है। और क्या कहता है, लघुकरण की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा कि कम रूप में सजा का प्रतिस्थापन, यानी कि मृत्यु दंड को है जो कुछ कारावास से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, वो हो गया। तो उसको लिखना नहीं है, बस जानकारी के लिए आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए बढ़ेंगे पॉलिटी के दूसरे प्रश्न पे। क्या है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। ये तो आपको पता भी होगा, कई बार आपको पढ़ाया भी जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा इससे संबंधित। वहीं ऑप्शन नंबर ए है 352। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित हो जाएगा। ठीक, वही बात करें अनुच्छेद 356 की, तो इसमें ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा राष्ट्रपति शासन से संबंधित। हालांकि ये प्रश्न आपको कई बार फुल डिटेल्स के साथ बताया गया, तो यहाँ पर बस ये पूछा जो गया था, बिल्कुल सिंपल ही है। इस तरह से आपको मिलान के रूप में भी दे दिया जाता है। आगे की चर्चा करेंगे तीसरे नंबर प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, किसका होता है, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधान परिषद का या फिर ए और बी दोनों का। तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति की बात हो रही है जो कि राज्यसभा का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। वहीं उपराष्ट्रपति की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 63 के अनुसार, किसके अनुसार, तो अनुच्छेद 63 के अनुसार पूछ लिया जाता है कि क्या होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा।
ये बात हुई। लेकिन अगर पूछ देता कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो ये पूरा सेंटेंस का भी अनुच्छेद ध्यान रखिएगा कि ये अनुच्छेद 64 में, कहाँ, तो अनुच्छेद 64 में वर्णन है। वहीं आपको ये पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति पूछ लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा कि संसद के सभी सदस्य यानी कि कह सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको क्या कर लेना है, ऐड ऑन कर लेना है। और भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो ध्यान रखिएगा अभी कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं, जगदीप धनखड़। ठीक, तो ये बात भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। चलिए आगे के प्रश्न को देखेंगे, और ये आपको क्लास पूरा कीजिएगा तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। खुद एक बार आप पढ़ के देखिए। 4 नंबर की चर्चा कर लिया जाए। सरकारिया आयोग के अध्यक्ष कौन थे, किसकी बात आई है, सरकारिया आयोग का। तो ध्यान रखिएगा पहली पॉइंट कि इसका जो गठन वर्ष है वो पूछ लिया जाता है। तो गठन इसका किया गया था 1983 में। कब किया गया था, तो 1983 में। और अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो रंजीत सिंह सरकारिया, देखिए यहाँ भी सरकारिया लगा हुआ है, ये क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। तो इसमें आपको ध्यान रख लेना है। वहीं अगर इसका उद्देश्य की बात करें कि सरकारिया आयोग का गठन का उद्देश्य क्या था, तो मेनली इसका मुख्य उद्देश्य जो था केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों और क्या कहता है, शक्ति संतुलन की जांच करना। इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि ये किसके गठन का उद्देश्य था। ठीक, वही बात करें कि इस आयोग में अन्य 2 सदस्य का भी नाम ध्यान रखिएगा, पूछ ले सकता है। तो वो अन्य 2 सदस्य और कौन कौन थे, ये तो अध्यक्ष थे ही, साथ ही इस आयोग के जो अन्य सदस्य थे उसमें एक नाम था श्री बी शिवरामन, और एक और नाम जो था वो था डॉक्टर एस.आर. सेन। तो हो सके इसकी जगह आपसे इस बार ये प्रश्न पूछ लिया जाए, तो हर रूप से आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न आ चुका है, पुंछी आयोग का गठन कब किया गया। अब आया है पुंछी आयोग, तो इसमें आपको ध्यान रख लेना है ये 2007 में किया गया। कब किया गया, तो 2007 में किया गया। अगर इसका अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए तो अध्यक्ष में ध्यान रखिएगा मदन मोहन पुंछी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। साथ ही साथ अन्य सदस्य की अगर हम बात कर ले तो अन्य सदस्य, तो ध्यान रखिएगा धीरेन्द्र सिंह, माधव मेनन, कुछ प्रमुख नाम है जिनको ध्यान रखना चाहिए। अमरेश बागची, ये सब क्या थे, अन्य सदस्य थे जो कि पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इसका भी बात करें अगर हम इस आयोग का भी गठन का, तो ध्यान रखिएगा कि केंद्र राज्य संबंधों के लिए ही किया गया था। यानी कि क्या आपको 2 ध्यान रख लेना है, इसके पहले हम लोग सरकारिया वाला पढ़े, ये पुंछी। 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया था।
किसके बारे में पूछा जा रहा है? तो भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के गठन का सुझाव पे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी कौन सा हो जाएगा? सरकारिया आयोग ही हो जाएगा। और सरकारिया आयोग से संबंधित प्रश्न अभी भी हम लोग किए हैं, उसमें भी एक प्रश्न ये आपको और मिल गया। ठीक, वहीं आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर लिख देते हैं कि तीन नई अखिल भारतीय सेवाओं के 3 नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का सुझाव किसने दिया था? तो सरकारिया आयोग ने दिया था। सरकारिया आयोग ने दिया था। अब पूछ लेगा कि वो 3 चीज क्या है? तो पहला तो एक जान गए कि भारतीय इंजीनियरिंग सेवा का गठन, ये 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर पे आप ध्यान रख लीजिएगा, चिकित्सा सेवा। कौन सेवा? तो चिकित्सा सेवा। और लास्ट तीसरा अगर आप ध्यान रखिएगा, क्या? शिक्षा सेवा। हो सके आपसे प्रश्न इस तरह पूछ ले कि इनमें से कौन इनमें से शामिल नहीं था, तो पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन शामिल था। ठीक, आगे की प्रश्न देखते हैं। भारत में लोक सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, कि भारत में पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी में आप ध्यान रखिएगा कि इसको अस्थाई बंदोबस्त, जो कि कई बार आपको बताए हैं, अस्थाई बंदोबस्त का जनक भी कहा जाता है, जो कि 1793 से संबंधित हो जाएगा। किसको? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वहीं अगर हम बात करें, ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ध्यान दीजिएगा, इनको कहा जाता है अखिल भारतीय। अगर यही प्रश्न रहता कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, तब क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, इनको तो आप ये भी जानते हैं कि लौह पुरुष भी कह दिया जाता है। कौन पुरुष? तो लौह पुरुष। भारत का बिस्मार्क भी कह दिया जाता है, यहीं पर लिख देते हैं, भारत का बिस्मार्क की उपाधि भी इनको प्राप्त है। सरदार की भी उपाधि इनको किसने दिया था, ये पूछ लिया जाता है, तो बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने। तो ये प्रश्न देखिए पॉलिटी के साथ साथ आपको क्या कर रहा है, हिस्ट्री के भी सॉल्व करवा रहा है, तो ध्यान आप इसमें रख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। और आगे जाने से पहले ये चैनल संबंधित जानकारी आ गई है, तो आप लोग से बस यही कहना चाहेंगे कि जो भी बिहार शिक्षक भर्ती या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर क्लास आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट किया करें, साथ ही साथ आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं, या फिर जितना हो सके क्या करिए, क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिए, जहां आपको सारे जीके जीएस एनसीईआरटी बेस्ड दिए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे आज के पॉलिटी के अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 संबंधित है। और हाँ, एक बार आप लोग पॉलिटी का महामैराथन क्लास जाके देखिए, जो फुल डिटेल्स के साथ कराया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये किससे संबंधित हो जाएगा? निर्वाचन आयोग से। तो ऑप्शन नंबर बी हुआ इसका राइट आंसर। इसमें 324 में क्या है आपके मतलब उल्लेख, तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कभी कभी ये सेंटेंस दे देगा, पूछ देगा किस अनुच्छेद से संबंधित है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पूरा सेंटेंस पढ़िएगा और लिखिएगा भी, विधानसभा तथा विधान परिषद। विधान परिषद क्या है?
चुनाव करवाने के लिए, किनका किनका चुनाव करवाने के लिए, वो आपको लिख दिया गया। चुनाव करवाने के लिए ये क्या होगा, चुनाव आयोग होगा या फिर निर्वाचन आयोग होगा। ये किस अनुच्छेद में वर्णन है, इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अनुच्छेद 324 में वर्णन है। चलिए आगे के प्रश्न को देख लिया जाए कि आगे का प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। 9वां नंबर प्रश्न, मतदाता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये आपको अच्छे से जानकारी भी होगी कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी से। और कब से मनाया जाता है? तो 2011 से। कब से? तो 2011 से मनाया जाता है। ठीक, वहीं आपको पता होना चाहिए कि 2011 से यानी कि 1950 में भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए, क्या करने के लिए? चिन्हित करने के लिए पहली बार इसे देश भर में कब मनाया गया था? तो 2011 में बनाया गया था। तो ये पॉलिटी के दृष्टि से भी पूछ लिया जाता है, स्टैटिक जीएस के दृष्टि से भी आपसे प्रश्न पूछ लेता है। चलिए आगे की प्रश्न को देखेंगे। और जो भी रेगुलर आपको सारे विषय के कराए जा रहे हैं क्लास, प्लीज अटेंड किया कीजिए। निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति के प्रतीक बताया? यानी कि आपको ये कथन किसने कहा है, इसके बारे में वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कथन था ग्रेनविल ऑस्टिन का। किनका? तो ग्रेनविल ऑस्टिन का। वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये भाग 4 से संबंधित हो जाएगा। प्लस अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो 36 से लेकर 51 तक इसका आपको वर्णन देखने को मिलेगा। प्लस आप इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। हालांकि आप खुद देखिएगा जो भी रेगुलर कर रहे होंगे क्लास, कि ये सब से संबंधित आपको कितनी सारी जानकारी हम ऑलरेडी अच्छे से दे चुके, तो उसी से जोड़ जोड़ के आपके लिए प्रश्न बनता है और एग्जाम में भी मिलता है। इनसे संबंधित ये है कि नीति निर्देशक तत्व, बी.आर. अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को लिखिएगा कि नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा था? संविधान की अनोखी विशेषताएं कहा था। ठीक, तो हो सके आपसे यही प्रश्न पूछ दे कि किसने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की अनोखी विशेषताएं कहा था, तो पता होना चाहिए कि वो बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न को देखते हैं। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण निम्नलिखित में से किसमें उल्लेखित है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए है 7वीं अनुसूची में, बी है परंपरागत व्यवहार में, सी है संविधान की उद्देशिका में और डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो ये जो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका। वहीं अगर आपका इससे न्यायपालिका से कार्यपालिका से पृथक्करण पूछते कि किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 50 में। किसमें? तो अनुच्छेद 50 में ये भी काफी बार पूछा गया है। और बाकी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रश्न हम कर ही चुके हैं।
12 नंबर चलिए देख लेते हैं। निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या पूछा जा रहा है? निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से जो हो जाएगा अनुच्छेद 39 का ए। यहाँ देखिए 39 का सी भी है, तो ध्यान से ऑप्शन का देख के आंसर कर लेना है। ठीक, यानी कि संविधान के भाग 4 हो जाएगा, क्योंकि 36 से 51 क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। वहीं पर अगर हम बात करें अनुच्छेद 43 का, तो एक इस तरह से लिखिएगा कि सिर्फ अनुच्छेद 43 में क्या वर्णन है? तो श्रमिकों के जीवन यापन आदि के लिए क्या है? आदि के लिए सिद्धांत शामिल है। सिद्धांत शामिल, लाल से ही लिख देते हैं, सिद्धांत शामिल है। ठीक, लेकिन अगर यही 43 का क्या रहे, अनुच्छेद 43 का ए करके रहे, तो तब आपको क्या ध्यान रख लेना है कि उद्योगों के प्रबंधन में, हो सके मिलान के रूप में आपसे पूछ दिया जाए, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के सिद्धांत है। भागीदारी के क्या है? सिद्धांत है। तो दोनों आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित राज्य क्षेत्र कौन कौन है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट, क्षेत्रीय परिषद की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि राज्यों के बीच, किसके बीच? तो राज्यों के बीच सहयोग और क्या कहता है? समन्वय को बढ़ावा देने के लिए किसका स्थापना किया गया था? तो क्षेत्रीय परिषद का स्थापना, क्षेत्रीय परिषदों की क्या की गई? स्थापना की गई। ये बात आपको पता होनी चाहिए। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में, तो ध्यान रखिएगा इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, गोवा भी हो जाएगा, इनमें से सभी के सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए इसमें कि क्या कहता है, अगर आपसे पूछ दे कि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय, तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ है? ये मुंबई में है। कहाँ है? तो मुंबई में है। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। साथ ही साथ और इसमें जो संघ राज्य क्षेत्र भी हैं, जैसे कि क्या कहता है, दमन दीव दादरा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र भी क्या है? इसमें सम्मिलित है। हालांकि जो ऑप्शन था यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। आगे की प्रश्न देख लेते हैं। तेलंगाना राज्य का गठन वर्ष पूछा जा रहा है आपसे, तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि इसका गठन कब हुआ था? 2014 में। कई बार आपसे पूछा भी गया है। 2 जून, एग्जैक्ट डेट भी ध्यान रख लेना है कि 2 जून 2014 को। ठीक, वहीं अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए तेलंगाना के बारे में। क्या पता होना चाहिए? तेलंगाना का 4 प्रतीक जरूर ध्यान रखिएगा। क्या, कौन सा प्रतीक? 4 प्रतीक आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ ले तेलंगाना का राज्य पक्षी के बारे में। ठीक, तो राज्य पक्षी क्या है यहाँ का? पाल पिट्टा। क्या है? पाल पिट्टा। चूंकि नाम ऐसा है जो ध्यान नहीं रहता है, जिसको भारतीय रोलर
या फिर ब्लू जे भी बोला जाता है। ठीक, तो ये राज्य पक्षी हो गया कहाँ का, तेलंगाना का पाल पिट्टा। ठीक, हम लोग का कितना अच्छा है जी, बिहार वाले का कितना अच्छा रहता है। जो रहे ध्यान रख लीजिए कि बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया, बताइए, अच्छे से ध्यान रह जाएगा। यहाँ क्या है, पाल पिट्टा, तो नाम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसी तरह तेलंगाना का राज्य पशु में क्या ध्यान रखेंगे, पशु पूछेगा तो ध्यान रखिएगा जिनका, क्या, तो जिनका यानी कि हिरन की बात हो रही है, जिनका यानी कि हिरन। ठीक, उसी तरह से अगर आपसे राजकीय वृक्ष पूछे तो राजकीय वृक्ष, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा जम्मू चट्टू। बताइए कैसा नाम है, जम्मू चट्टू। पर सब राज्य का अपना अलग अलग ये है, सही भी है। वहीं राज्य पुष्प की बात कर ले, पुष्प को, तो ध्यान रखिएगा तांगेदू। क्या है, तांगेदू। तो हो सके ये मिलान के रूप में आपसे पूछ लिया जाए। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किसमें किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा ये कौन सा भाग हो जाएगा, भाग 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा संबंधित, तो नागरिकता का। ठीक, चूंकि आपको कई बार पढ़ाएं कि भाग 2 और अनुच्छेद क्या 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का क्या है, प्रावधान है। ठीक, वहीं आपको पता होना चाहिए भाग 1 जो काफी बार पूछा जाता है कि संघ और क्या कहता है उसके क्षेत्र का वर्णन है, आपको भाग 1 में मिलेगा। भाग 3 भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। उसी तरह से भाग 4 भी महत्वपूर्ण है। क्यों, चूंकि नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। तो और ये सब बार बार एग्जाम में क्या होता है, रिपीट भी होते ही रहता है। 16 नंबर पर देख लीजिए, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 बाद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको कई सारे बनाम हम पढ़ा भी चुके हैं डिटेल के साथ। यहाँ अगर इसके आंसर की बात करें तो कौन हो जाएगा, अनुच्छेद 21 से संबंधित हो जाएगा। ठीक, यानी कि इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 21 विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का, कभी कभी इस तरह से भी पूछेगा कि विदेश जाने का अधिकार मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 21 से संबंधित। ठीक, तो इसमें आपको ये क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। आगे की चर्चा कर लें। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संवैधानिक उपचारों के अधिकार में सम्मिलित नहीं है, जो नहीं जब आता है ना तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल खतरनाक ज्यादा होता है, क्योंकि लोग यहाँ गलती कर बैठते हैं। तो ध्यान देना है, हमसे नहीं पूछा गया है। तो ए नंबर है सर्व क्षमा, बी है परमादेश, सी है अधिकार परीक्षा और डी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये आपको तो कितना बार बताए हैं जी कि भाग 3 संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद कौन सा 32 क्या है इसमें, कि अगर बात करें तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन है। तो ये एक प्रश्न भी आपसे बार बार पूछ लिया जाता है कि किसमें वर्णन है, तो ध्यान ये रख लीजिएगा। ठीक, वही आपको पता होना चाहिए। इस तरह से लिखिए, क्या लिखना है कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय
यानी कि अनुच्छेद 226। ठीक, इनके द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों के रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट या याचिका क्या करता है, जारी करता है, जो कि कई बार डिटेल में आपको पढ़ा दिया गया है, जिसमें आपको पता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश 3 तो हो गया, और कौन बच गया, एक प्रतिषेध और एक कौन बचा, उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार के रिट जारी करता है, यानी कि इसमें से कौन, सर्व क्षमा नहीं हो जाएगा शामिल। तो जिसको ये जानकारी होगी वो आसानी से इस प्रश्न का आंसर कर लेंगे। 18 नंबर, और ये एक बार फिर से चैनल संबंधित जानकारी, तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं सॉल्यूशन बाय पीजे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ क्लास को लाइक भी कर दिया कीजिए और शेयर भी, और एक कमेंट जरूर किया कीजिए। और कुछ भी आपका सुझाव हो, प्रश्न हो, आपको कुछ इस क्लास से संबंधित जानकारी लेना हो, कमेंट कर सकते हैं। एक बार आप पढ़ के देखिए, भरोसा करके देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए आगे की प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। बताइए, प्रश्न आपको कितना बार हम पढ़ाएं कि कैवा संविधान संशोधन, 86वां, कब, 2002। तो ये बताइए, अपने आप में इम्पोर्टेंट है और ये किससे संबंधित है, तो ध्यान होना चाहिए कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और इसमें और कुछ ऐसा, अगर आपको बस जानकारी के लिए कि अनुच्छेद 21 का क है क्या, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 के क को क्या किया गया, जोड़ा गया। ये बात पहले आपको पता होना चाहिए, जोड़ा गया। और यह अनुच्छेद की अगर हम बात करें या 86वां संविधान संशोधन का, तो आपको पता होना चाहिए कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के आयु को, 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को क्या है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का क्या करता है, अधिकार देता है। ये आप ही लोग के लिए लिखा जाता है, तो बार बार बोलते हैं नोट डाउन करके अपना खुद का नोट्स तैयार कीजिए। अधिकार देता है, तो ये क्या हो गया, शिक्षा के अधिकार से ही संबंधित हो जाएगा। आगे की प्रश्न देख लेते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, किसकी बात हो रही है, महाधिवक्ता की। तो ध्यान करेंगे, अगर नियुक्ति की तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये हुआ पहला पॉइंट। ठीक, वहीं राज्यपाल से आप ये ध्यान रखिएगा कि जब ये नियुक्ति करता है तो महाधिवक्ता को क्या कर सकता है, कभी भी उसके पद से क्या करता है, हटा भी सकता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, पूछ ले सकता है। ठीक, महाधिवक्ता की अगर हम बात करें तो महाधिवक्ता, तो आपको ये पता होना चाहिए, पहला पॉइंट पूछ लिया जाता है कि राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। क्या होता है, सर्वोच्च कानून अधिकारी भी होता है, जिसको एडवोकेट जनरल भी कह दिया जाता है। इसी को एडवोकेट जनरल भी लिख देगा। ठीक, यानी कि महाधिवक्ता की बात हो रही है। ठीक, अगर वही बात करें महाधिवक्ता से संबंधित, तो ध्यान रखिएगा कि महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल, कौन मंडल, राज्य विधानमंडल की
कार्यवाहियों में भाग लेने और क्या है, बोलने का अधिकार है। भाग लेने और बोलने का अधिकार है परंतु मतदान का अधिकार नहीं है। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक से लिख देते हैं मतदान की, परंतु क्या है, मतदान का अधिकार नहीं है। ठीक, ये हो गया एक प्रश्न साथ ही साथ। और अब देखिए, अभी आगे और प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। कई बार पढ़ा है, आपको बताना है कि केंद्र का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है। प्लीज आप लोग आंसर दिया करें, कानून अधिकारी कौन होता है। ठीक, आगे के प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे। राज्य विधानमंडल का पूछ रहा है कि उच्च सदन कौन होता है। राज्य विधानमंडल का जब उच्च सदन की बात आती है तो ये होता है विधान परिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, वहीं इसका सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु की अगर हम बात करें तो कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष। कितनी वर्ष, तो 30 वर्ष। और इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल की बात करें तो प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल की अगर हम बात करें तो क्या होता है, 6 वर्ष होता है। तो साथ ही साथ ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अगर यही आपसे पूछ लेता कि निचला सदन, राज्य विधानमंडल का निचला सदन कौन होगा, तब कौन हो जाएगा, विधानसभा, राज्य विधानसभा। ठीक, लेकिन हमसे यहाँ उच्च सदन पूछा गया था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में जो है 6 राज्यों में केवल। तो कितने राज्यों में, 6 राज्य। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, क्रम दे सकता है कभी कभी आपको, आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना। ये 6 राज्यों में विधान परिषद क्या है, विद्यमान है। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। ठीक, अगर हम बात करें और क्या इसमें जानकारी की, अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का गठन है, तो ध्यान दीजिएगा वो अनुच्छेद कौन सा संबंधित हो जाएगा, 169। विधान परिषद की गठन की बात आई है तो, और इसके पहले भी हम विधान परिषद संबंधित प्रश्न ही क्या कर चुके हैं, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक पॉइंट आप यहाँ ये नोट डाउन कर सकते हैं कि विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या वो विधानसभा की, ध्यान दीजिएगा जो पॉइंट लिख रहे हैं कि कुल सदस्य, विधानसभा की कुल सदस्य के 1/3, कितना, तो 1/3 से क्या अधिक नहीं हो सकती, ठीक। और किसी भी स्थिति में क्या होना चाहिए, 40 से कम नहीं हो सकता, संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट था, इसको लिख लीजिएगा आप लोग भी। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।
तो आप लोग सपोर्ट करें, सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ क्लास को लाइक शेयर भी कर दिया कीजिए, प्लस एक कमेंट जरूर कर दिया करें प्लीज। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में इसी एनर्जी के साथ। थैंक यू।